नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम बलूदी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज की हमारी 52वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। पवार वंश हमारा चल रहा था, टिहरी रियासत के राजाओं से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित सवालों को हम देख रहे थे। आज आपका राजाओं से संबंधित सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में पवार राजाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनकी शुरुआत कर लेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके प्रशासन को लेकर के, प्रशासनिक इकाई को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के, करों को लेकर के, भूमि को लेकर के आपको देखने को मिलेंगे और आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे गढ़वाली सेना का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था? तो अंग्रेजों ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल यहां पर बनाया था, नियुक्त किया था या उपाधि दी थी? सही आंसर होगा राजा नरेंद्र शाह को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र शाह को कई सारी उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा दी गई। इनको अंग्रेजों ने 1931 में KCSI की उपाधि दी, या जिसे शॉर्ट में सर कहा जाता है, सर की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्हें गढ़वाली सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष नरेंद्र शाह द्वारा चीफ कोर्ट को खत्म कर हाई कोर्ट की स्थापना करी गई? देखिए, टिहरी रियासत में चीफ कोर्ट यहां पर होती थी। प्रताप शाह के काल में यह अस्तित्व में आए थे। उससे पहले जब टिहरी रियासत की स्थापना करते हैं सुदर्शन शाह, वो यहां पर दीवानी न्यायालयों की स्थापना करते हैं, फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करते हैं। इसके अलावा दो और थे, एक था कलेक्टरी न्यायालय और एक था उनके काल में सरसरी न्यायालय। ये चार प्रकार के न्यायालय थे। प्रताप शाह के काल में भी ये बने रहते हैं। साथ में वे एक चीफ कोर्ट की स्थापना कर देते हैं। नरेंद्र शाह के काल में चीफ कोर्ट को खत्म कर हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है और यह स्थापना 1938 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सवाल यह भी आता है कि टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी, टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी, इस तरीके से। ठीक है, तो वर्ष भी याद करेंगे, राजा का नाम भी याद करेंगे। नेक्स्ट है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहां पर करी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने देखा है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में करी गई थी, देहरादून के अंदर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेट सहित आपसे पूछा जाता है तो 23 जनवरी 1939 आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पर। वहां पर यह एक आदेश पारित किया जाता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जितनी भी देसी रियासतें हैं वहां पर जनता की भी आवाज सुनी जाए, इसीलिए अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया जाए जो जनता की मांगे उठाएगा। उसी क्रम में टिहरी में भी प्रजामंडल बनाया गया, जिसे हम टिहरी राज्य प्रजामंडल कहते हैं। इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। कई सारे व्यक्तियों का इसमें योगदान था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? श्रीदेव सुमन थे। ठीक है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय टिहरी नरेश नरेंद्र शाह कहां पर थे? देखिए, नरेंद्र शाह के काल में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं, दो ऐसी घटनाएं जो नहीं होनी थी, वो घटित हुई टिहरी रियासत के अंदर। पहली घटना थी रवाई कांड, जहां पर गोलियां चलाई गई, और दूसरी घटना थी श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु। जो रवाई कांड हुआ वो 30 मई 1930 को हुआ। श्रीदेव सुमन की मृत्यु 25 मई 1944 को हुई। ठीक है, जब रवाई कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पर थे, और जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई उस समय वे मुंबई यात्रा पर थे। तो आपको श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय का पूछा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही घटनाओं के बारे में जैसे हमने कई बार देखा है, कहा जाता है कि अगर नरेंद्र शाह टिहरी में होते तो दोनों घटनाएं नहीं होती। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रमुख मांग क्या थी? यहां पर इसमें मांग को भी जोड़ना। ठीक है, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल बनाया गया था, इसकी जो प्रमुख मांग थी, इसकी मांग ये थी कि राजा के अधीन एक पूर्ण उत्तरदायी शासन यहां पर स्थापित हो। यानी राजा सर्वोच्च जरूर हो, लेकिन उसके नीचे के जो अधिकारी हो, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजा ऊपर हो, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका हो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है,
तो राजशाही का वो अंत नहीं चाहते थे। प्रमुख मांग में भारत के साथ विलय भी शामिल नहीं था। स्वतंत्र प्रजामंडल की भी मांग नहीं थी। टिहरी प्रजामंडल की मांग थी कि राजा के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी में समांतर सरकार का गठन कब किया गया था? तो देखिए, टिहरी के अंदर समांतर सरकार ये बनी थी सन 1930 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र शाह के काल में समांतर सरकार टिहरी के अंदर बनी। नेपाल दरबार में उस समय उपाधियां दी जाती थी। जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उनको जैसे 5 सरकार की उपाधि, 3 सरकार की उपाधि, इस तरह से। इसी प्रकार जब ये समांतर सरकार बनी तो नेपाल दरबार की तर्ज पर 2 व्यक्तियों को उपाधियों से नवाजा गया। एक व्यक्ति थे हीरा सिंह, इनको 5 सरकार, और एक व्यक्ति थे बैजराम, इनको 3 सरकार की उपाधि दी गई। किसकी तर्ज पर? नेपाल दरबार के तर्ज पर। ठीक है, जो ये समांतर सरकार बनी उसी समय रवाई आंदोलन भी चल रहे थे। इनकी भी मुख्य मांग वही थी कि जो वन अधिकार हैं वो जनता को वापस दिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब करी गई? काफी इंपॉर्टेंट संगठन, टिहरी रियासत में भी इसका गठन किया गया, रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। टिहरी राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? देखिए, टिहरी राज दरबार और प्रजामंडल, इनके बीच में जो समझौता हुआ, प्रजामंडल को जब इसका गठन हुआ तो इस पर बैन लगा दिया गया था। टिहरी के अंदर यह अपने गतिविधियों को नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा को भी लगता था कि जनता को भड़काएंगे, उनके खिलाफ विद्रोह यहां पर करवाएंगे। अंततः दोनों के बीच में समझौता हुआ। जो यह समझौता हुआ राज दरबार और प्रजामंडल के बीच में, यह समझौता अगस्त 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर 23 अगस्त दिया है, कहीं पर 26 अगस्त दिया है, कहीं पर 29 अगस्त है, तो आपने अगस्त 1946 को याद रखना है, इसीलिए इसे अगस्त समझौता भी कहते हैं। 1946 में यह हुआ था। नेक्स्ट है, टिहरी में सकलाना विद्रोह कब हुआ था? टिहरी के अंदर 2 प्रमुख विद्रोह हुए थे, एक कीर्तिनगर विद्रोह और एक सकलाना विद्रोह। जो सकलाना विद्रोह है यह आपके 1947 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? तो टिहरी रियासत के अंदर शांति रक्षा अधिनियम ये लाया गया 1948 में। लगातार विद्रोहों को देखते हुए यह आदेश लाया गया जिससे विद्रोहों को थोड़ा सा कम किया जा सके। पवार व शासन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पवारों के प्रशासन से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, शासन प्रणाली में वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा थी। तो पहला कथन आपका सही है। पवारों का शासन भी दूसरे जैसे राजतंत्र थे उन्हीं की तरह था। जो उत्तराधिकारी होता था वो राजा का पुत्र ही होता था। दूसरा, ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज होता था जिसे कुमार कहते थे। ये वाला भी आपका सही है। राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था, यानी युवराज माना जाता था। उसे कुमार भी कहा जाता था। ठीक है, अगर राजा का बड़ा पुत्र नहीं है या राजा का कोई पुत्र नहीं है तो राजा का छोटा भाई ज्यादातर शासक बनता था। ठीक है, 16वीं सदी के आसपास पहाड़ी राज्यों में युवराज को टीका भी कहा जाने लगा। इसको भी आपने सही करना है। ये वाला कथन भी आपका सही है। जो राजा होते थे उनके जो युवराज होते थे उनको कुमार भी कहते थे और बाद में उनके लिए टीका भी कहा जाने लगा था। ठीक है, सवाल बन जाएगा पवार काल में टीका शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो आप कहेंगे युवराज के लिए। आपको पूछा है कौन सा गलत है, आपने कहा इनमें से कोई भी नहीं। पवार काल में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? देखिए, पवारों के हम अधिकारियों के मंत्रियों की बात करें, पवार काल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, शासक तो सबसे बड़ा राजा ही है, लेकिन अगर हम मंत्रियों में बात करें, उसके अधीनस्थ अधिकारियों में बात करें तो जो सबसे ऊंचा होता था उसे मुख्तार कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पवार काल में राजा थोड़े से भी कमजोर हुए, सारी शक्तियां अपने हाथों में किसने कर लेते हैं? ये जो मुख्तार नामक अधिकारी होते थे। ठीक है,
इसके अलावा जो पवार काल के प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें सबसे प्रमुख आपका मुख्तार हो गया, जो महामंत्री के पद पर होता था, यानी सर्वोच्च मंत्री होता था। दीवान, जो दीवान होता था वो सेनापति होता था, ठीक है। और जब चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवाई तो वो भी क्या था, उस समय टिहरी रियासत का दीवान था, ठीक है। इसके अलावा एक अधिकारी होता था दफ्तरी, राजा के जो भी आदेश होते थे उनको पब्लिश करने का जो काम करता था, लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता था, वो दफ्तरी करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा अपने आदेश निम्न में से किसके माध्यम से देता था? तो राजा जो अपने आदेश देता था वो दफ्तरी के माध्यम से देता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो राज आदेश प्रभारी ये होता था, यानी राजा के आदेशों को जनता तक पहुंचाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, पवार काल में राजधानी के सुरक्षा अधिकारी क्या कहलाते थे? तो पवार काल में राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारी की होती थी उसे कहा जाता था गोलदार। गोलदार क्या होता था? पवार काल में राजधानी के सुरक्षा अधिकारी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकारी अन्य राज्यों में वैदेशिक संबंधों के लिए राजा के प्रतिनिधि होते थे? यानी विदेशी राज्यों में संबंधों को और अच्छा करने के लिए राजा के प्रतिनिधि, जैसा हम आज देखते हैं राजदूत, तो पवार काल में जो राजदूत होते थे उसे वकील कहते थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पवारों के प्रादेशिक प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। हमने प्रमुख अधिकारियों को देखा, उनके प्रादेशिक प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय प्रशासन में तो हमने देख लिया कि मुख्तार हो गया, आपका वकील हो गया, आपका गोलदार हो गया। कुछ इनके प्रादेशिक जो प्रशासन था उसके बारे में जानते हैं। गढ़ राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग को मंडल कहते थे। पहला वाला कथन आपका सही है। जो पवारों का काल था, पवारों का जो शासन काल था, उसमें जो सबसे बड़ी प्रशासनिक विभाग होते थे उनको मंडल कहते थे, यानी पवारों का राज्य कई सारे मंडलों में बटा होता था, ठीक है। कई सारे मंडलों के नाम हमें देखने को मिलते हैं पवार राजाओं के अलग अलग ताम्रपत्रों में, जिसमें देवलगढ़ मंडल है, नागपुर मंडल है, दसौली मंडल है, चांदपुर मंडल है, इसके अलावा मलेथा मंडल, भरदार मंडल, रवाई मंडल, उदयपुर मंडल, दूण मंडल, ये सारे प्रमुख मंडल, ठीक है। इनके प्रशासन के लिए जो असैनिक पदाधिकारी नियुक्त थे वे कमीण कहलाते थे। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। जो मंडल होते थे इनके शासक के तौर पर या प्रशासक के तौर पर मुख्य रूप से दो प्रकार के अधिकारी होते थे। शुरुआत में असैनिक अधिकारियों को रखा जाता था। जो असैनिक होता था पदाधिकारी उसे कमीन कहते थे। धीरे धीरे सैनिक अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया जाने लगा। जो सैन्य प्रमुख होता था, प्रशासक होता था मंडलों का, उसे कहा जाता था फौजदार। तो दोनों आपने ध्यान रखना है कि हर परगने का असैनिक प्रमुख या शासक कौन है, वो कमीण है, और सैनिक प्रमुख कौन है, तो वो आपका फौजदार है, ठीक है। कालांतर में मंडल इकाई परगना कहलाने लगी और उसका शासक प्रशासक थोकदार कहलाने लगा। बाद में उत्तर पवार काल में जो मंडल थे उन्हीं को परगना कहा जाने लगा और जो परगनों के प्रमुख बने उनको थोकदार कहा जाने लगा। तो बेसिकली मंडल और परगना यानी एक ही था, कमीण और थोकदार ये भी आपका एक ही था, ठीक है। यानी मंडलों में जो कमीण नियुक्त होते थे वही आगे चल करके परगनों में थोकदार कहलाए। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही है। हमने देखा यहां पर कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली किसके द्वारा होती थी? तो देखिए राज्यों के परगनों के अंदर जो वसूली करता था, देखिए परगने जो होते थे वो पट्टियों में विभाजित होते थे और ये पट्टियां फिर गांव में विभाजित होती थी। तो आपसे परगने का पूछा है, ना कि गांव का। गांव में वसूली का काम कौन करता था? राजस्व की प्रधान करता था, या जैसे प्रधान भी कहते हैं। परगनों में राजस्व वसूली का काम थोकदार करता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परगनों से राजस्व वसूली करेगा थोकदार। अपने अधीन वो कई सारे प्रधानों को नियुक्त करता था। प्रधान गांवों से राजस्व वसूल करते थे और फिर हर परगने के अपने थोकदार को वो दे देते थे, ठीक है। एक चीज यहां पर याद रखना कि जो प्रधान होते थे इनको थोकदार नियुक्त करता था। थोकदार के पास अधिकार होते थे इनको हटाने का, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान का अधिकांश भाग नगद, लगभग 7/8 भाग नगद के रूप में लिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था? देखिए टिहरी रियासत के अंदर जब टैक्स लिया जाता था
तो उस टैक्स का 7/8 भाग, यानी अगर 8 रुपए का टैक्स है, 8 रुपए वहां पर टैक्स निर्धारित किया गया है, तो 8 में से 7 रुपए आपसे कैश लिया जाएगा और 1 रुपए का अनाज आपको देना होगा। जो नगद आपसे लिया गया है उसे रकम या मामला कहते थे, और जो अनाज के रूप में दिया जाएगा उसे बिशहा कहा जाता था। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भूमि के प्रकारों को लेकर के यहां पर सवाल बना है। एक तरफ भूमि जो दी जाती थी दान में, उसको क्या कहा जाता है और किसको दी जाती थी, वो आपको मिलाना है। देखिए, पहला है ब्राह्मणों को दी गई भूमि। पवार काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे विष्णुप्रीति भूमि या संकल्प भूमि कहा जाता था, ठीक है। विशिष्ट साहस और वीरता के लिए दी गई भूमि, इसको क्या कहते थे? इसे रौत कहा जाता था। सवाल आता है कि रौत क्या था? तो रौत ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति को या अधिकारी को उसकी वीरता के लिए, उसकी बहादुरी के लिए मिली है, ठीक है। राज्य अधिकारियों को दी गई भूमि क्या संकल्प कहलाती थी? गलत हो जाएगा। संकल्प ब्राह्मणों को दी गई भूमि कहलाती थी, राज अधिकारियों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही सुमेलित नहीं है और आपको यही बताना था, ठीक है। राजा की आज्ञा से कृषि भूमि में कृषि करने वाला क्या कहलाता था? देखिए, पवार काल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले को आसामी कहा जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उस काल में भी, पवार काल में भी, जैसा आप जानते हैं, संपूर्ण भूमि का जो मालिक होता था वो राजा को ही माना जाता था। राजा की आज्ञा से जो खेती करता था खेतों में उसे आसामी कहते थे। आसामी मुख्य तौर पर उस समय 3 प्रकार के होते थे। एक को कहा जाता था मौरूसीदार, इसको ध्यान रखेंगे। एक होता था खायकर, इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक होता था सिरतान। 3 प्रकार के आसामी होते थे। जो राजा के आज्ञा से खुद खेती कर रहा है, यानी उसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, किसी और के अधीन काम नहीं कर रहा है, सीधा राजा के अधीन है और राजा को ही सीधा जाकर वो राजस्व देता है, वो मौरूसीदार होते थे। जो इसके अधीन काम करते थे उनको खायकर कहते थे, और जो इन दोनों के अधीन होते थे उनको सिरतान कहते थे, जो पूरा नगद में टैक्स यहां पर देते थे, ठीक है। इसके अलावा हमने ऊपर अभी भूमि के प्रकार देखे कि विष्णुप्रीति भूमि, संकल्प भूमि। इसके अलावा 2 प्रकार के ग्राम, उनको भी ध्यान यहां पर आप नोट कर लीजिए। एक होते थे खालसा ग्राम और एक प्रकार के होते थे सरकारी ग्राम। दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस प्रकार के हैं, पूछे जा सकते हैं। ऐसे ग्राम या ऐसी भूमि जिसका राजस्व सीधा राजकोष में जमा होता है उसे खालसा कहा जाता था, खालसा भूमि या खालसा ग्राम कहते थे। और ऐसी भूमि जिसका राजस्व राज परिवार के सदस्यों के खर्चे के लिए जाता था उसे सरकारी कहते थे, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। पवार काल के प्रशासन से जुड़े, उनके अधिकारियों से जुड़े सवाल हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।